हेलो, गुड मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। हमने किया था पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। ओके, यह एक कहानी थी। पाठ का सरल अर्थ हमने समझ लिया था। पिछली बार हमने कुछ खाली जगह, सही विकल्प चुनिए और एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वो कर रहे थे हम। और फिर हम कर रहे थे बाद में बड़े प्रश्न उत्तर। ओके, उसमें लास्ट हमारा तीसरा प्रश्न था, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। मुक्त कर दिया यानी उसका अर्थ होता है आज़ाद कर दिया। सेठ ने कुत्ते की दुकान में चोरी हुआ माल सामान वापस दिलवा दिया था। उसकी इस वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। चलो, ओके, ये हमने यहाँ पे पूरा होता है ये प्रश्न। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार क्यों किया। तो लाखा ने कुत्ते को अपनी लाठी से यानी डंडे से क्यों मारा होगा। तो जिसने पाठ पढ़ा होगा, जिसने अच्छे से समझा होगा, उनको पता चल जाएगा। ओके, लाखा ने सेठ से वादा किया था कि जब वह सेठ को पैसे सूद समेत लौटा देगा। सूद समेत यानी कि जैसे किसी के पास से हम पैसा ले तो उसमें कुछ ब्याज चढ़ता है। ओके, तो उसके साथ का प्लस करके हमको उनको पैसे वापस देना पड़ता है। जैसे लोन वगैरह लेते हैं तो धीरे धीरे हम उसको देते हैं तो उसमें कुछ ब्याज चढ़ता है, इतने % ब्याज पर तुमको पैसे देंगे, इस तरह से। तो जब हमको वो पूरा देना होता है तो ये लाखा जब पूरा देना तो सूद समेत दे रहा था वो। ओके, चलो, कुत्ते को यहाँ पर लाखा ने सेठ से वादा किया था कि जब वह सेठ को पैसे सूद समेत लौटा देगा तब ही वह कुत्ते को ले जाएगा। उसने बोला था कि जब मैं आपके पूरे पैसे, पूरे ब्याज, सूद समेत ब्याज के साथ आपको दे दूंगा तब मैं अपने उस कुत्ते को ले जाऊंगा, है ना। परंतु जब कुत्ता यानी कि आज़ाद हो गया और सामने से लाखा को मिलने आया, जब वह आज़ाद हो गया और सामने से लाखा को मिलने आया तो उसे लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट दी। उसको क्या लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट दी और यानी कि जो मैंने बोला था तो उस पर यह नहीं चला। तो क्या हुआ, उसको लगा कि इसने मेरे साथ बेवफाई की है। फिर लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। उसको लगा कि मैंने इस तरह से बोला था कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं सेठ आपको दे दूंगा और ऐसा हो उसके पहले मैं ये कुत्ता नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको पैसे दूंगा तभी मैं ये कुत्ता ले जाऊंगा। और यहाँ पर तो सेठ ने खुद ही कुत्ते को आज़ाद कर दिया था और वह दौड़कर आ रहा था, पर इसको कुछ गलत फहमी हुई तो उसको लगा कि मेरी ज़बान काट दी, यानी कि जो मैंने बोला है वैसा नहीं किया इसने। ओके, बेवफाई की है। फिर लाखा ने क्या किया, कुत्ते को लाठी का प्रहार किया, कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया यानी कि मारा अपने डंडे से उसको। चलो, अब यहाँ पर 5वां प्रश्न देखेंगे कि सेठ ने चिट्ठी में क्या लिखा था। चिट्ठी में यानी जो लेटर लिखा था उसके गले में लटकाया था। तो सेठ ने लिखा था कि, क्योंकि वो कुत्ता बोल नहीं सकता था इसलिए सेठ ने चिट्ठी में कुछ लिखा था। तो यह लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः मैं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। उसने मेरा चोरी हुआ माल सामान वापस दिलवा दिया है। खुश होकर
मैंने उसे स्वयं, स्वयं यानी अपने आप, मैंने खुश होकर उसको अपने आप मुक्त कर दिया है या मुक्त किया है ना। चिट्ठी में क्या लिखा था, फिर से देखेंगे। चिट्ठी में लिखा था कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए वापस दिलवा दिए हैं, ओके, लौटा दिए हैं या दिलवा दिए, अतः मैं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। उसने मेरा चोरी हुआ माल सामान वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने उसे स्वयं मुक्त किया है, खुश होकर मैंने उसको स्वयं मुक्त किया है, यह लिखा था चिट्ठी में। चलो अब छठा प्रश्न देखेंगे। चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ। जब बंजारे ने उसको डंडे से बंजारे ने पहले चिट्ठी वगैरह कुछ नहीं देखा, न चेहरे का, न उसका कुत्ते के चेहरे का हाव भाव समझने की कोशिश की कुछ। वो अपने मालिक से मिलने के लिए तड़प रहा था। आपने देखा होगा ना कुत्ते कैसे करते हैं, पूरे ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। वो उनका प्यार जताने का एक तरीका होता है। वो जानवर है तो वो इसी तरह से प्यार जताते हैं ना, हाथ इस तरह से करते हैं, ऐसे चाटने लग जाते हैं इधर उधर अपनी जीभ से, सूंघने लग जाते हैं ना। तो यहाँ पर उसने कुछ समझा नहीं और सीधे उसको डंडे से पीटने लग गया। इतना पीटा कि वो बेचारा वहीं ज़मीन पर उसी समय मर गया। फिर बाद में चिट्ठी पढ़कर, चिट्ठी उसने बाद में पढ़ी कि इसके गले में ये क्या चिट्ठी लगा रखी है ना। तो चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ, फिर उसने चिट्ठी पढ़ी तो उस पर क्या असर हुआ बाद में। स्वाभाविक है, जब हमसे कोई गलती हो जाती तो हमें भी बहुत बुरा लगता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, वह चिल्लाने लगा, बोला, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को यानी उसके शरीर को, अब वो डेड हो गया तो उसे बोलते हैं शव, ओके। वह कुत्ते को शव को अपनी गोद में लेकर फूट कर, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से, बहुत ही दुखी होकर फूट कर रोने लगा। वह कुत्ते के जो उसका डेड बॉडी थी, तो हिंदी में शव बोलते हैं, उसको अपने गोदी में लेकर के ज़ोर ज़ोर से फूट कर रोने लगा। उसे बहुत पछतावा हुआ। फिर क्या हुआ, उसको चिट्ठी पढ़ी ना उसने, तो उसको बहुत पछतावा हुआ, यानी कि बोलते हैं ना बहुत दुख होना, पछतावा हुआ उसे इस तरह से। चलो अब हम देखेंगे 7वां प्रश्न। कुत्ते की वफादारी इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक दीजिए। तो दूसरा शीर्षक हम देंगे नासमझ बंजारा, यानी उसने कुछ समझा नहीं। जल्दबाजी का नतीजा, जल्दीबाजी में कभी होता है ना काम बिगड़ जाता है बहुत सारा, इसलिए हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित पात्रों की जानकारी संक्षेप में दीजिए, यानी कि एक एक वाक्य में इन पात्रों की जानकारी दीजिए। जैसे कि लाखा है, तो वो कैसा था, तो लाखा बहुत मेहनती आदमी था, है ना। पूरी कहानी पढ़ के लगता है ना कि बहुत मेहनती था, यानी उसको नुकसान हुआ इतना, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने बोला चलो अब मैं फिर से शुरू करता हूँ अपना व्यापार। वह एक बंजारा था। बंजारा यानी कि बंजारा की जाति आपको पता है ना, एक जगह रहती नहीं, इधर उधर अपना स्थान बदलती रहती है। वह बंजारा था। लाखा माल सामान खरीदने और बेचने का काम करता था। माल सामान खरीदने और बेचने का काम करता था। लाखा का एक वफादार कुत्ता था। लाखा का क्या था, एक वफादार कुत्ता भी था उसका। चलो अब यहाँ पर सेठ के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। पूरी कहानी हमने पढ़ी है तो हमें पता चल जाएगा ना सेठ कैसा था। सेठ बहुत ही धनी आदमी था। धनी यानी कि पैसे वाला, आप ऐसा भी लिख सकते हो। सेठ बहुत ही, अब यहाँ पे सेठ लिखा तो सेठ बहुत ही सेठ था ऐसा लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये सेठ बहुत ही अमीर आदमी था या धनी आदमी था, या हम लिख सकते हैं बहुत ही पैसे वाला था, ओके।
तभी तो लाखा उसके पास गया और कुछ पैसे मांगे ना। दूसरा, सेठ ने लाखा को रुपये दिए परंतु बदले में उसका कुत्ता गिरवी रखा, है ना। वो जो हमें पता है कहानी में क्या हुआ था कि कुत्ता गिरवी रखा और उसके बदले में पैसे दिए। बहुत खुश हो गए थे, या सेठ कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश हो गया था या खुश हो गए थे। सेठ ने कुत्ते को आज़ाद कर दिया था। सेठ ने क्या किया था? सेठ अच्छा इंसान था, है ना, इसका मतलब वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने कुत्ते को आज़ाद कर दिया था। चलो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, उनके अर्थ लिख करके हम ये प्रयोग बनाएंगे। पहला, हृदय हिला देना। ह में री की मात्रा है नीचे, ओके, ऐसे ही लगाना है। हृदय हिला देना, इसका अर्थ क्या होता है? हृदय को द्रवित करना। यानी कि देखो अब यहाँ पे वाक्य प्रयोग देखेंगे। उस आदमी की कहानी ने मेरे हृदय को हिला दिया। हिला दिया यानी कि उसका सुन करके मैं भी बहुत दुखी हो गया। हृदय को द्रवित करना यानी द्रव पदार्थ बोलते हैं ना, लिक्विड जैसे। तो जैसे अपना दिल कैसा रहता है, मजबूत रहता है, पर किसी को देख करके हमारा दिल क्या हो जाता है, थोड़ा सहम जाता है कि अरे इस तरह से हमारे में इस तरह से भाव आने लगते हैं। तो हृदय हिला देना का अर्थ होता है हृदय को द्रवित करना, दुखी हो जाना, ऐसा ना। किसी की उस कहानी सुनकर कोई परेशान हो तो उसका सुनकर, उसका सोचकर हमारा क्या हो जाता है, हृदय द्रवित हो जाता है, हम भी परेशान हो जाते हैं। चलो दूसरा, मार खा जाना यानी कि नुकसान हो जाना। ओके, अब यहाँ पर अर्थ देखेंगे। लाखा व्यापार में मार खा गया था। ओके, वाक्य प्रयोग किसका कर रहे हैं? जो उन्होंने लिखा हुआ है ना, उसी का। जब भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो हम अधिकतर जो उन्होंने लिखा रहता है, मुहावरे दिए रहते हैं, उन्हीं का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे मार, तो उसका अर्थ है नुकसान होना ना, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? लाखा व्यापार में मार खा गया था, यानी उसको नुकसान हो गया था। तो वाक्य प्रयोग किसका करना है? जो ये ब्लैक से लिखे हुए हैं उन्हीं को अपने वाक्य में सेट करना है या मैच करना है। इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं। फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना। फूटी कौड़ी भी नहीं है, बहुत गरीब होना। अभी मीना के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। चौथा, कोई चारा न होना, तो कोई उपाय न होना। इसके अलावा मेरे कोई चारा नहीं है, यानी कोई उपाय नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे अब पढ़ाई के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है, दूसरी क्लास में जाना है, तो पढ़ाई के अलावा हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है, है ना। फिर डाका डालना। डाका डालना का अर्थ होता है चोरी करना। चोरों ने सेठ के घर डाका डाला। चोरों ने कहाँ डाका डाला? सेठ के घर में, यानी चोरी करना। आप कुछ भी बना सकते हो। मेरे पड़ोस में चोरों ने डाका डाला। ओके, 9 2 11 होना, उसका अर्थ होता है भाग जाना। चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए। ओके, चोर चोरी करके क्या हो गए? 9 2 11 हो गए, यानी कि भाग गए। आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हो कि मैंने कुछ गलत काम किया तो मम्मी को देखते ही मैं 9 2 11 हो गया, या चोर पुलिस को देख करके 9 2 11 हो गया, भाग गया, इस तरह से, है ना। फिर हक्का बक्का रह जाना, यानी चकित हो जाना, सरप्राइज़ बोलते हैं ना, उस तरह का। हक्का बक्का रह गया, मैं अपनी स्कूल देखकर हक्का बक्का रह गया कि अरे मेरी स्कूल में इतना अच्छा हो गया, इतनी सुंदर बन गई।
है ना। फिर आप बोल सकते हो कि हम घूमने गए थे तो मसूरी में वहाँ जाकर हक्का बक्का रह गया। इस तरह से नहीं आप बना सकते हो कि जब वहाँ पर ओले गिरे तो मैं क्या हो गया, बहुत ही सरप्राइज़ हो गया कि अरे इस तरह से भी होता है जो हमने कभी देखा नहीं होता। चकित हो जाना, चौंक जाना बोलते हैं ना। अपने दोस्त को देखकर मैं चकित रह गया कि अरे ये तो पहले ऐसा नहीं था, अब तो हीरो जैसा लग रहा है। इस तरह से चौंक जाना। फूट फूट कर रोना यानी जोर जोर से रोना। बच्चा स्कूल न जाने के लिए फूट फूट कर रोने लगा। बच्चा स्कूल न जाने के लिए कैसे रोने लगा, फूट फूट कर। निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। चलो अब ये पहले थे मुहावरे, अब कहावत। कहावत किसे कहते हैं, जो पुराने समय से चलते आ रहा है कि ऐसा कहा जाता है, पुराने हमारे लोग उसको दोहराते आते हैं तो उसे बोला जाता है कहावत। चलो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये इस तरह से है, इसका अर्थ होगा समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। तो ये इस कहावत का प्रयोग कैसे हुआ है कि लाखा ने अपने कुत्ते को मार दिया, फिर उसको बहुत पछतावा हुआ। तो वहाँ पर हम इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि जब बेचारा कुत्ता डेड हो गया है, मर गया है, अब पछताने से कोई नहीं है। ऐसा कि जब काम बिगड़ गया है, बात बिगड़ गई है, तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। चलो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको हमने पहले भी ये करवाई हुई है एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले हम स्वर लेते हैं, फिर व्यंजन लेते हैं। ओके, स्वर यानी अ आ इ ई, ओके वो लेंगे, फिर व्यंजन लेंगे, और व्यंजन में भी क ख ग घ इस तरह से। तो पहले क आएगा, फिर का मात्रा वाले, फिर की कु बाराखड़ी भी देखनी है। ओके, तो इस तरह से आप शब्द लिखते जाओगे। पहला है जैसे अ नहीं था तो यहाँ पे आ वाला, तो हमने आश्चर्य लिखा। ओके, कैसे लिखा है देखेंगे आप, आ आधा स च फिर मस्तक वाला र, आश्चर्य। फिर अ आ इ, तो इसीलिए ये लिखा। ई उ कोई भी स्वर नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप बोलते जाओगे, क ख ग घ से कुछ आ रहा है तो ऐसा करते करते ल आया, क ख ग घ त थ द द न प फ ब भ म य र ल आया। फिर व, य र ल व आया। फिर श, व में भी देखो दो व क्यों आए हैं यहाँ पे, वफादार। फिर व वा आ वा, वापस आ की मात्रा, व में बाराखड़ी भी गिनना है फिर। ओके, फिर बाराखड़ी गिनेंगे हम, फिर बोलेंगे हम य र ल व श आया। इस तरह से इसे बाराखड़ी आपने अंदर ही अंदर बोलना है, स्वर व्यंजन और बाराखड़ी बोलनी है, और उनको सही उसमें अरेंज करना है, लिखना है। चलो यहाँ पर अब देखेंगे हम क्या दिया गया है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उचित खाने में लिखिए। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द, ये ग्रामर आ गया है। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इसका मैं अलग से एक ग्रामर का आपका पीरियड लूँगी। जब भी हमारा जूम क्लास होगा तो मैं आपको यह समझा दूँगी। ओके, इस बार जो जूम क्लास आएगा ना, उसमें मैं आपको समझा दूँगी। चलो, भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम, गिरनार, छात्र और गाय। अब यहाँ पर कहा गया है कि इनको दो भागों में बांटिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है एक भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है व्यक्ति का नाम, एक पर्टिकुलर नाम। जैसे भारत है तो भारत हमारा देश है, उसको नाम दिया गया है ना। जैसे हिंदी है तो आपको ये नाम दिया गया है, आपका भी एक नाम होगा, सुमन, रीना, मीना, है ना। इस तरह से उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जाति, तो जाति बोलते हैं, किसे बोलते हैं जाति, तो
तो समूह को, किसी के ग्रुप को बोलते हैं जाति। जैसे कि हम प्राणियों का ग्रुप हो गया, आदमियों का ग्रुप हो गया, किसी चीज़ का ग्रुप हो गया, तो उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो उसमें आ जाएगा, जैसे हमने बोला विद्यार्थी, तो बहुत सारे सब विद्यार्थी आ जाएंगे। हमने कह दिया पेड़, नदी, पहाड़, है ना। एक हिमालय पर्वत नहीं बोला है हमने, हिमालय उसका नाम है तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, ओके। और हमने बोल दिया पहाड़, तो वह जाति, एक जाति हो जाती है, तो वो पूरे ग्रुप आ जाता है उसमें, ओके। फिर हमने बोल दिया प्राणी, फिर भेड़, बकरी, इस तरह से, ओके। तो उसमें पूरा ग्रुप आ जाता है। अब यहाँ पर जैसे हमने बोला टीचर, तो उसमें एक टीचर का नाम नहीं आएगा, सभी लोग आ जाएंगे। स्कूल बोल दिया जैसे ही, अब एक स्कूल बोला KRK वर्मा, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, ओके। और स्कूल बोलो तो जातिवाचक, यानी उसमें बहुत सारे हैं, अंदर अंदर बहुत सारे स्कूल हैं। चलो अब ऊपर जैसे दिया गया है भारत, तो ये एक नाम है ना। हिमालय पर्वत, तो ये एक नाम दिया गया, हिमालय पर्वत। वीर सावरकर, तो ये एक व्यक्ति थे और उनका नाम है। नर्मदा, नदी का नाम है, एक पर्टिकुलर, एक खास उसको नाम दिया गया है, तो वह किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ओके। फिर गिरनार, पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पर्वत बोल दो तो वो जाति में आएगा, पर उसमें एक खास नाम दिया गया है गिरनार पर्वत, पावागढ़ पर्वत, तो वह व्यक्तिवाचक में आएगा। फिर नीम, नीम का पेड़, जैसे हमने पेड़ बोल दिया तो वो जाति, बहुत सारी जाति होती है पेड़ की, पर उसमें एक नाम दिया गया है नीम, तो यह व्यक्तिवाचक में आएगा। और जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया नदी, इधर कोई नाम ऐसा नहीं बोला है कि गंगा, अगर गंगा नदी बोला होता तो व्यक्तिवाचक में आता कि उसको एक नाम दिया गया है, पर जाति तो नदी, नदी की बहुत सारी जातियाँ होती है ना। फिर सैनिक, तो सैनिक का भी बहुत ग्रुप होता है पूरा, और एक सैनिक का नाम ले लो, अभिनव बिंद्रा बोल दो जैसे, तो वो एक नाम हो जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक, बाकी सैनिक है जाति को संबोधित करता है। पर्वत, तो ये भी पूरे जितने पर्वत हैं सबको संबोधित करता है, ओके। छात्र, या तो यह पूरे स्कूल में जितने छात्र हैं या पूरी उसमें वर्ल्ड में जितने छात्र हैं, पर हमने बोल दिया जैसे सुमन, रवि, छात्र, इस तरह के, तो वो नाम होगा तो व्यक्तिवाचक में। अभी ये छात्र पूरी जाति का बोध कराते हैं। फिर गाय, गाय यह भी पूरी जाति का बोध कराते हैं, ओके। तो यह जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा पूरी जाति का बोध कराते हैं या ग्रुप बोलते हैं या समूह का बोध कराते हैं, समूह बताते हैं, तो उन्हें कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो खास एक किसी नाम को संबोधित करते हैं, किसी के नाम को कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। राजा तो आएगा रानी, अभिनेता, अभिनेत्री, सोनार तो सुनारिन, र की मात्रा क्या हो गई, छोटी ई की मात्रा हो गई। लुटेरा, लुटेरी, सेठ, सेठानी, शिक्षक, शिक्षिका, ओके। घोड़ा, घोड़ी। अब आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, बीच में जैसे शिक्षिका, तो बीच में आया है तो मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और लास्ट में अगर मात्रा हो तो घोड़ा का घोड़ी, सेठ का सेठानी, तो दीर्घ ई हो गई। इसमें आपने खास ध्यान देखना है, पीछे जो मात्रा आ रही हैं अधिकतर दीर्घ ई होती है, बड़ी ई की मात्रा होती हैं। और अगर वही चीज़ अगर बीच में आएगी, दूसरे या तीसरे स्थान में आएगी, तो वह छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, ओके। जैसे अभिनेत्री, फिर सुनारिन, रौ में छोटी ई की मात्रा, फिर शिक्षिका में छ में छोटी ई की मात्रा, ओके। यहाँ भी देखेंगे ग्वालिन, तो लौ में हम दीर्घ ई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना, छोटी ई की मात्रा। शेरनी, ये पीछे है तो इसमें दीर्घ ई की मात्रा, शेरनी। ऊँटनी, बंजा का बंजारिन, बीच में है तो छोटी ई की मात्रा, बंजारिन। नाग का नागिन, शिष्य का शिष्या, कुत्ता का कुत्तिया,
बीच में है ना, तो छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। चलो ये आप लिख करके मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना। चलो।